नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत छोटा सा टॉपिक लाया हूँ, लेकिन छोटा मत समझिएगा, बहुत मतलब छोटा पटाखा बड़ा धमाका वाली बात है ये। क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? ड्रग्स फॉर कफ। ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपके फार्माकोलॉजी एग्जाम में आता ही आता है। एमबीबीएस के स्टूडेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट पढ़ते ही पढ़ते हैं इसको। लेकिन साथ साथ जब आप फार्मासिस्ट हो, आपके घर पे किसी को खांसी की प्रॉब्लम है, तो क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ का। आपको जानकारी होनी चाहिए कफ के बारे में, ठीक है, कि कफ क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स फॉर कफ। ठीक, तो सबसे पहले कफ क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, किसी भी लेक्चर को मैं सिस्टमिक में बताता हूं। कफ के बारे में पढ़ेंगे, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हर क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, कुछ खास बातें क्या हैं, क्या अस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स को दिया जाना चाहिए, कुछ सवाल आपके हैं, कहां पर एक्सपेक्टोरेंट यूज करना है, कहां पर एंटीटसिप्स यूज करना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है हमसे, ठीक है। हम उल्टा का उल्टा सिर्फ यूज कर लेते हैं, हमें समझ नहीं। कभी मैं एक्सपेक्टोरेंट की जगह एंटीटसिप्स, एंटीटसिप्स की जगह एक्सपेक्टोरेंट, ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप। तो सबसे पहले हमें कफ, अब कफ की दवा ढूंढ रहे हैं तो कफ के बारे में जानना चाहिए ना कि कफ क्या है। अभी आप ये जो पूरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार, ठीक है, ताकि नोट्स आपके पास हो जाए फुली। चलो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं कह रहा था कि कफ क्या है, यहां पे अभी इस डेफिनेशन को छोड़ दो आप। कफ एग्जैक्टली आपको क्या होता है? आपको खराश मचती है कफ में, फिर आपको क्या होता है, सिक्रीशंस बढ़ने लगते हैं, आपको चेस्ट में बहुत भारीपन सा महसूस होने लगता है, ठीक है, बलगम की शिकायत होने लगती है। तो आप सोचते हो कभी कि ये कफिंग फिनोमिना क्यों होती है? जस्ट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। ये रिफ्लेक्टिव मैकेनिज्म के अंडर में काम करते हैं। यहां पे देखो लिखा होगा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, यानी कि रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रही है। कैसे? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे ही कोई फॉरेन मटेरियल आता है, कोई भी नाक के थ्रू घुसने की कोशिश करेगा, ओरल रूट से अंदर चला जाता मुंह में, तो बॉडी उसको इट इज ट्रीटिंग इट एज ए फॉरेन मटेरियल और उसको ट्राई करेगी कि जल्द से जल्द बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। तो इसीलिए ये कफ क्या है, किसके तहत काम करता है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के तौर पर काम करता है ये, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड फॉरेन मटेरियल। तो समझ गए होंगे कि कफ क्या है और कफ क्यों बनता है। चलो, नाउ इट इज क्लियर। अब समझते हैं कि ये इतनी डिफरेंट कैटेगरी की ड्रग्स क्यों देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करना है कफ का। अब देखो, कफ में क्या होता है, कफ में बलगम बहुत ज्यादा बनने लगता है, तो आपके जो विंड पाइप है वो ब्लॉक होने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा के सिम्टम आने लगते हैं आपको, ठीक है। और बलगम बहुत ज्यादा होने लगता है, आपको खराश मचने लगती है यहां गले में, आपको हेडेक होने लगता है खांसते खांसते। तो यानी कि खराश मचना होता है, उसी को बोलते हैं कि टसल इंपल्स जनरेट हो रही है, बार बार आपको महसूस हो रहा है, खांसी नहीं है लेकिन महसूस हो रहा है कि खांसी करना पड़ेगा। तो इनका तरीका क्या हो सकता है, इनका उपचार कैसे हो सकता है कि अब खराश मच रही है, बार बार आपको कफ करने का मन हो रहा है, तो एक तरीका हो सकता है कि कुछ ऐसा एजेंट दे दिया जाए जिससे खराश ना मचे। सूदिंग इफेक्ट, गले को थोड़ा सा ठंडा राहत हो, ठंडी राहत दे वो, बिल्कुल एकदम सूदिंग इफेक्ट दे, थोड़ा अच्छा सा महसूस हो गले को। एक तो वो तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है ट्रीट करने का कफ को, कि जो कफ बना हुआ उसको काट छाट के बाहर निकाल दो, उसको एक्सपेल आउट कर दो, ठीक है। यानी जो कफ है, तो अब कफ को बाहर कैसे निकालेंगे, सवाल ये उठता है कि हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दिस कफ। तो जो कफ है उसको या तो डाइल्यूट कर दो, पतला कर दो, यानी विस्कोसिटी उसकी कम कर दो, या फिर कफ जो है उसमें ऐसे एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को ब्रेक कर दो। तो विस्कोसिटी कम कर दो कफ की, या उसको ब्रेक कर दो कफ को, तो वो बाहर हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि जहां से खराश मच रही है वहीं बंद कर दो ना भाई, तो यानी सारी समस्याओं का जड़ खत्म हो जाएगा। तो 3 मेन तरीके आपके पास हैं जिससे आप कफ को ट्रीट करते हो। तो वो तीनों अप्रोच कहां से आए? 3 तरीके से। यानी कि कफ की प्रॉब्लम हो रही है, कफ की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज के सिक्रीशंस बढ़ गए हुए हैं, जस्ट बिकॉज की आपको खराश मच रही है। तो तरीका क्या होना चाहिए, जो सिक्रीशंस है उसको बाहर आउट कर दो। तो बाहर करने के लिए उसको विस्कोसिटी कम करनी पड़ेगी, डाइल्यूट करोगे तब तो बाहर होंगे। या फिर दूसरा तरीका कि जो कफ है उसको काट दो, काट छाट के बाहर कर दो, या फिर जहां से खराश मच रही है वहीं बंद कर दो। तो यही चीज तो यहां पे लिखी गई है। कफ, देखो रट्टा नहीं मारना है, कफ में क्या प्रॉब्लम होती है आपको याद रखना, कभी ना कभी आपको कफ की प्रॉब्लम हुई होगी। तो सबसे पहला जो हमारा ट्रीटमेंट होता है
अप्रोच होती है या फिर आप ये पूरा क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या यूज करते हैं, फायरेंजियल डीमल्सेंट्स, यानी कि ये गले में थोड़ा सा अच्छा सा महसूस कराते हैं, सूदनिंग इफेक्ट देते हैं ये गले में, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल क्या आप यूज करते हो, लोजेंजेज। आप देखते हो ना, चबाते रहते हो, चबाना नहीं उसको कहते हैं, क्या करते हो उसको आप लोजेंजेस, जिसे कहते हैं ना कि जीभ में लगा के चुबलाते रहना, उसको लोजेंजेस, ठीक है। लिंकटस आप यूज करते हो, ग्लिसरीन यूज करते हो, लिकोरिस, जिसे गांव देहात में कहते हैं मुलेठी। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हो तो लिकोरिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये कफ में बहुत राहत देती है। यानी कि पहला जो तरीका हमारा था कफ से निजात पाने का, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि कम से कम भाई जो गला मच रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, तो कम से कम फौरी तौर पे राहत मिल जाए। तो फौरी तौर पे राहत के लिए क्या करते हैं हम, लोजेंजेस। तो आप देखते होंगे थोड़ा सा कुछ भी ग्लिसरीन उसमें क्या बोलते हैं, जिंजर फ्लेवर में, कुछ भी हम जैसे उसको लोजेंजेस को मुंह से चुबलाते रहते हैं और जैसे उसका इफेक्ट आता है तो हमको खांसी नहीं मचती, ठीक। लिंकटस, ग्लिसरीन, लिकोरिस, ये 4 एजेंट हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, सूदनिंग इफेक्ट के लिए। ये तो तुरंत के लिए, चलो थोड़ी देर के लिए बंद हो गया, 1 घंटे खांसना, लेकिन उसको ट्रीट करना है। अब आपको कफ बन रहा है, तो कफ भी आपका 2 तरीके का होता है, एक होता है प्रोडक्टिव कफ, एक होता है ड्राई या अनप्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव का मतलब जो प्रोड्यूस हो, यानी कफ बन रहा हो, उसको बोलेंगे प्रोडक्टिव कफ। और जहां पे कफ नहीं बन रहा हो, खाली खराश मच रही हो, उसको बोलते हैं ड्राई या अनप्रोडक्टिव, यानी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अगर कफ प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोडक्टिव, अगर कफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, खाली खराश मच रही है, तो अनप्रोडक्टिव कफ, ठीक है, समझ गए, चलो ठीक है। तो जहां पे कफ बन रहा है, तो अब आपको क्या करना चाहिए कि उस कफ को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो कफ को बाहर करने के लिए क्या करते हो, 2 तरीके अपनाते हो, या तो जो कफ है उसकी विस्कोसिटी कम कर दो, या फिर कफ को ब्रेक कर दो, उसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर दो। तो इसी को बोलते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स। तो याद रखिएगा कि जो एजेंट यूज होता है उसको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स या म्यूकोकाइनेटिक्स, क्योंकि म्यूकस को काट रहा है वो, म्यूकोकाइनेटिक्स, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोकाइनेटिक्स, दोनों का नाम एक ही है। ये कहां पे यूज होता है, गीले कफ के लिए, जब कफ निकल रहा हो, अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो अब आपका काम क्या है कि रिड्यूस कर दो विस्कोसिटी को और फैसिलिटेट कर दो कफिंग को, कफ आपको ज्यादा होने लगे, बाहर आ जाए। तो अब उसके लिए आप क्या करते हो, ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहिबिटर्स, जो सिक्रीशन है उनको बढ़ाने वाले एजेंट यूज करते हो, जैसे सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, ग्वाइफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड, वसाका, बाल्सम ऑफ टोलू, ये सब कोग्नोसी में आपने पढ़ा होगा, वसाका और बाल्सम ऑफ टोलू, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ये इतना समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका क्या, मैंने कहा कि सिक्रीशंस को बढ़ा दो, ठीक। दूसरा तरीका मैंने कहा कि जो है कफ उसको काट छाट दो, म्यूकोलिटिक्स, लिटिक, लिसिस कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है म्यूकस को। कौन तोड़ रहा है, ब्रोमोहेक्सिन, कौन तोड़ रहा है, एम्ब्रोहेक्सोल, कौन तोड़ रहा है, एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। तो इन तीनों का नाम याद रखना, ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन। जो एम्ब्रोक्सोल होता है वो मेटाबोलाइट होता है किसका, इसका, ब्रोमोहेक्सिन का। ये बात जीपैट एग्जाम के लिए, फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए, ये तो कफ वाली बात हो गई। अब ऐसी भी सिचुएशन रहती है जहां पे कफ नहीं बनता, केवल खराश मचती रहती है, तो उसको बोलते हैं ड्राई या अनप्रोडक्टिव कफ, ठीक है। तो यहां पे क्या समस्या है कि आपको बार बार खराश मच रही, कहां से, यहां से जनरेट हो रही है, यहां से जनरेट हो रही है, ब्रेन से जनरेट हो रही है। टसल इंपल्स कहां से जनरेट हो रही है, दोनों का देखो, यहां का भी इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट है। उसको बोलते हैं कफ सेंटर सप्रेशन। तो कफ सेंटर सप्रेशन कहां होगा, ब्रेन में, ठीक है। लेकिन वहीं आपका जो कफ सेंटर सप्रेशन है उसको बंद करना पड़ेगा ना आपको, जहां से खराश मच रही है उसी को बंद कर दो ना भाई, जहां से समस्या है। तो उसी को बोलते हैं एंटीटसिप्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो कफ सेंटर है क्या कर रहा है, टसल जनरेट कर रहा है, टसल इंपल्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब आपका क्या करना पड़ेगा कि जो खराश मचने की थ्रेशोल्ड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, खराश मचे ही नहीं, या फिर जहां से टसल इंपल्स जनरेट हो रही है उसको कम कर दो भाई, बंद कर दो, टसल जनरेट ही ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें एंटीटसिप्स यूज करना होता है, ठीक। तो उसमें 3 कैटेगरी यूज करते हैं, ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामिनिक्स। ओपियोइड्स में कोडीन यूज करते हो, इथाइल मॉर्फिन यूज करते हो, ठीक। कोडीन की प्रॉब्लम क्या होती है कि कॉन्स्टिपेशन होने लगती है उससे, तो ये साइड इफेक्ट जो है कोडीन का आप याद रखिएगा। जब टैबलेट इसकी आती है तो कोडीन फॉस्फेट के नाम से आती है, कोडीन फॉस्फेट आती है। उसके बाद
नॉन ओपियोइड्स भी यूज होते हैं, तो उसमें नॉस्कैफिन, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन, ये बड़ा कॉमन सा आप देखते हो, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन अक्सर आपके सिरप पे होता होगा, आप देख अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है एंटीहिस्टामिनिक्स, उसमें क्लोरफेनरामिन या प्रोमेथाजिन। चलो ये तो बात हो गई कि इंपल्स को बंद कैसे करना है। चौथा उपाय है ब्रोंकोडायलेटर्स, यानी जो ब्रोंक्यूल जो यहां पे है उसको डायलेट करा दो, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स के लिए सॉल्ब्यूटामॉल यूज करते हो, टर्बिटोलिन यूज करते हो, यानी बीटा एगोनिस्ट आप यूज करते हो, ठीक है। बीटा रिसेप्टर के एगोनिस्ट आप यूज करते हो, सॉल्ब्यूटामॉल और टर्बिटोलिन। अब देखो गलती क्या होती है कि हम हर जगह जो है कोरेक्स यूज करने लगते हैं, हर जगह कोरेक्स यूज करने लगते हैं। इसीलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज ए फार्मासिस्ट आपको जानना चाहिए कि कब मुझे ये दवाएं देनी है, कब मुझे ये दवाएं देनी है। कोई भी सिर्फ नहीं दे देना है, पता होना चाहिए कि पहले उससे पूछो कि कौन सा कफ है, आपको कफ निकल रहा है कि नहीं हो रहा है, कि खाली सूखी खांसी आ रही है। तो सूखी खांसी होगी तो एंटीटसिफ दिया जाएगा, तो उसमें आपका इथाइलमॉर्फिन या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन या क्लोरफेनरामिन होंगे, ये सब होंगे, ना कि ये सब होंगे। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आज के बाद एज ए फार्मासिस्ट आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे कि कोई भी सिरप उठा के ये या ये, उससे सबसे पहले पूछेंगे कि भाई आपको कफिंग हो रही है, नहीं हो रही है, या सूखा सिरप है। तो सूखी खांसी है तो ये पूरी कैटेगरी ऑफ ड्रग देनी है, अगर उसको कफ हो रहा है तब ये कैटेगरी ऑफ ड्रग देनी है, उठा के कुछ भी नहीं दे देना है, ठीक है। अब चलो मैं आपको एग्जाम्पल लाइव देखो एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। चलो ये सिरप आप देख रहे होगे, थोड़ा मैं कैमरे के पास ले आता हूं, ठीक है, शायद आपको दिख जाए, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर क्लोरफेनरामिन। तो आप देखो कि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन और क्लोरफेनरामिन किस कैटेगरी के अंदर में आ रहा है, एंटीटसिव्स। तो अब दिखाता हूं आपको मजे की बात, देखो यहां पे लिखा होगा, यहां कैमरे से आपको शायद दिख रहा होगा, एंटीटसिव्स एंटी एलर्जिक फॉर ड्राई कफ। यहां देखो लिखा हुआ है साफ साफ सब शब्दों में, फॉर ड्राई कफ इट इज बिन रिटन। तो देखो ड्राई कफ के लिए है ना ये, तो ये सिर्फ आपको देखना है। चलो इसी का दूसरा ब्रांड दिखाता हूं आपको, ये भी मेरे पास है, ये एल्केम कंपनी का सिरप है, इसका ब्रांड नेम जो भी है मैं ऐड नहीं कर रहा हूं इसका। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन या फिनाइलएफ्रिन या फिर क्लोरफेनरामिन। तो फिनाइलएफ्रिन कहां यूज कर रहे थे आप, क्लोरफेनरामिन और फिनाइलएफ्रिन कहां यूज कर रहे थे, एंटीहिस्टामिनिक्स यूज कर रहे थे आप। यानी कि ये जो दोनों सिरप है किसके लिए है, एंटीटसिव्स, यानी जो भी बंदा इसको यूज कर रहा है, चाहे मैं यूज कर रहा हूं, मुझे कफ नहीं हो रहा है, मुझे खाली खराश मच रही है, ठीक है। इसके अंदर ये फॉर्मुलेशन है। अब देखो दोनों की बनावट, दोनों एक ही चीज है, दोनों की बनावट अलग है, क्लोरफेनरामिन और ये, ठीक है। चलो यहां पे देखो दिख भी रहा होगा आपको, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन, ठीक, ये सारी चीजें। और यहां पे देखो लिखा हुआ है कि शेड्यूल जी ड्रग्स, जो मैंने आपको बताई हुई थी ना, शेड्यूल जी गुरु के अंडर में लेनी, यानी कि मेडिकल सुपरविजन में। देखो यहां पे लिखा होगा मेडिकल सुपरविजन, आपको ध्यान से नहीं दिख रहा होगा, जी ड्रग है, शेड्यूल जी ड्रग है, ये बिना डॉक्टर की देख रेख के नहीं लेनी है आपको, इसीलिए शेड्यूल जी ड्रग्स लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो लगे हाथ हमने। और देखो शुगर फ्री भी, यानी कि डायबिटीज का पेशेंट भी इसे यूज कर सकता है, ठीक है। चलो ये सारी चीजें हमने देख ली, तो अब समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा दिखाया मैंने, ये जो दोनों एग्जाम्पल आपको दिखाया, ये किस चीज का है, ये वाली कैटेगरी है। अगर इसमें देखो क्लोरफेनरामिन या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन की जगह आपको कहीं दिख जाए ग्वाइफिनसिन, अमोनियम क्लोराइड या ब्रोमोहेक्सिन, तो आप समझ जाना ये एक्सपेक्टोरेंट कैटेगरी है। जो मैंने अभी आपको दिखाया दैट इज एंटीटसिव कैटेगरी। तो भाई आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया फार्मासिस्ट होके गलती ना करें, डॉक्टरों की गलती ना करें, क्योंकि ये आपको समझना पड़ेगा। कोई भी सिरप उठा के किसी को मत दो, जस्ट पहले उससे पूछो कि वेदर इट इज ड्राई कफ, खांसी आ रही है, कौन सी सूखी खांसी, कैसी खांसी है, ठीक है। चलिए एक बड़ा कॉमन सा सवाल आपके जीपैट में डीआई में पूछा जाता है कि क्या बीटा ब्लॉकर्स को अस्थमा में दिया जाना चाहिए या फिर कफ के लिए दिया जाना चाहिए। आप कहोगे सर आप तो कफ पढ़ा रहे हो, फिर ये कहां से दे दिए आपने। देखो अस्थमा में क्या होता है कि आपकी विंड पाइप क्या होती है, नैरो होने लगती है, सिक्रेशंस ब्लॉक कर देते हैं उसको। तो अभी आपको निजात पाने के लिए क्या आना, विंड पाइप को फैलाना उसको। लेकिन बीटा जो रिसेप्टर होता है वो रिलैक्सेशन का काम, डायलेशन का काम करता है। लेकिन अगर ब्लॉकर यूज कर दोगे, यानी उसके अगेंस्ट यूज कर दोगे, तो वो एक तो ऑलरेडी विंड पाइप कंस्ट्रिक्टेड है और ब्लॉकर यूज कर दो और कंस्ट्रिक्शन, यानी कि वो तो जान निकल जाएगी उसकी, आप जान ले रहे हो। मतलब पहले उसका ये वाली हाल है कि बीपी पहले से गिरा हुआ और बीपी डाउन होने की और दवा दे दी उसको, वो तो मर जाएगा तुरंत।
तो यानी पहले भी उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी और आपने उसको जो है बीटा ब्लॉकर दे दिया, आप उसकी जान ले लोगे, तो बीटा ब्लॉकर नहीं देना। तो इस सवाल का भी जवाब होगा, ये पूरी क्लासिफिकेशन हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब कहोगे कि सर अगर कोई ड्रग आ जाए जैसे एक्सपेक्टोरेंट या फिर एंटीटसिप्स, अगर कह दे एग्जाम में आ जाए कि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना कि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन किस कैटेगरी का, एंटीटसिप्स। तो पूरी क्लास का मैकेनिज्म क्या है कि ये कफ सेंटर सप्रेशेंट होते हैं, ये क्या काम करते हैं, कफ के थ्रेशोल्ड को बढ़ा देते हैं और टसल इंपल्स को कम कर देते हैं। तो यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका भी तो हो गया भाई, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। जो आप लोग कहते हो सर कोलोजी में कितने का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रट्टा मारे, क्लास का पढ़ो और सारे का लगभग सेम ही होता है सभी का, ठीक है। अब जैसे ये म्यूकोकाइनेटिक्स, अब आपसे पूछ लीजिए कि गुआइफेंसिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, या फिर ब्रोमोहेक्सिन का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। ये अमोनियम क्लोराइड का क्या होगा, तो यही तो होगा ना भाई कि विस्कोसिटी को रिड्यूस कर रहा है और कफिंग को फैसिलिटेट कर रहा है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज रिक्वायर्ड विद दिस एक्सपेक्टोरेंट। तो आज हमने आपकी क्लास में कफ के बारे में पढ़ लिया, ये सारी क्लासिफिकेशन पढ़ ली, उसके अंदर ड्रग्स पढ़ ली, ये क्लियर कर लिया कि कब हमें एक्सपेक्टोरेंट देना है, कब हमें एंटीटसिप देना है, अस्थमा में बीटा ब्लॉकर्स क्यों नहीं दिए जाते हैं, ये सारी चीज हमने पढ़ ली। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही आप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके, चाहे एमबीबीएस का बंदा हो, चाहे वो फार्मेसी का बंदा हो, चाहे नर्सिंग का हो, सबको पता लगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, इसी वादे के साथ कि आप शेयर करेंगे। अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।